वहां पर जो रिलीजियसली प्रोसिक्यूटेड अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि ये तीन मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान इस्लाम को अपना स्टेट रिलीजन मानते हैं। आपको उनकी चिंता इतनी क्यों है कि उसकी वजह से कहा जा रहा है आप देश में भय के फरिश्ते इस वक्त बन गए? देश में तो मैं देश जो मुझे बनाया गया है, शुक्रिया अदा करता हूं आप लोगों का भी। रहा सवाल, आपने उनसे सवाल किया, ये चले गए आधार, जन धन, क्या क्या। सवाल ये है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, आप कानून बना सकते हैं, आप फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकते जो इन्होंने किया है। दूसरी बात यह है कि इक्वालिटी और मजहब का जहां पर तसादुम होगा वहां पर इक्वालिटी प्रिवेल करेगा। और तीसरी बात यह है कि मैं इनसे जानना चाह रहा हूं कि जो जामिया मिलिया में कल हुआ सर, वो अच्छा हुआ? आप तो माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं, उसका तो माइनॉरिटी कैरेक्टर है। क्या पुलिस ने अंदर घुसकर लाइब्रेरी में टीयर गैस फेंका, टॉयलेट में बच्चियों को मारा, बच्चियों के हॉस्टल में मारा? यकीनन मैं वायलेंस को कंडेम करता हूं, मगर आप एक माइनॉरिटी के मिनिस्टर हैं और आपकी तरफ से एक बयान भी नहीं आता सर। मुझे मुकम्मल करने दीजिए सर। चौथी बात, मैं आप इनसे पूछ लीजिए, जो आसाम में 5,40,000 जो बंगाली हिंदू हैं, क्या इनको फायदा नहीं पहुंचेगा इस सीएबी से? और जो 5 लाख मुसलमान जिनको आसाम के एनआरसी में छोड़ा गया, सेक्शन 6 इस एक्ट में कहता है कि उनके खिलाफ जो केसेस चलेंगे वो अबेट हो जाएंगे। और केस किस पर चलेगा? नॉन मुस्लिम्स पर, मुस्लिम्स पर चलेगा केस। जो हिंदू बंगाली है उन पे तो आप सिटीजनशिप दे देंगे। यही तो हम कह रहे हैं कि ये वायलेशन है फंडामेंटल राइट का। मजहब की बुनियाद पर आप कानून बनाकर मोहम्मद अली जिन्ना की रूह को खुशी पहुंचा रहे हैं। मुझे इस बात मुझे आप यकीनन, जो हिंदू, सिख, ईसाई जो आए हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से, भारत यूनाइटेड नेशन की नॉन रिफुलमेंट प्रिंसिपल को मानता है। रेफ्यूजी और सिटीजनशिप में जमीन आसमान का फर्क है, और आप मजहब की बुनियाद पर कर रहे हैं। ये वायलेशन है आर्टिकल 21 का, 25 का और 14 का। कौन कह रहा है आपको? उनको दीजिए ना, लॉन्ग टर्म वीजा दीजिए। अच्छा, एक बात इनसे और एक पूछ लीजिए, एक आखिरी बात। ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में क्या कहा था आईबी ने? और मेरे सवाल पर सरकार कहती है कि हमारे मुल्क में 1,26,000 फॉरेनर्स हैं। आपकी सरकार ने 6 साल में कितनों को डिपोर्ट किया? 6 को, सिर्फ 6 को डिपोर्ट किया आपने। मजहब की बुनियाद पर तो आप कानून बना रहे हैं। यानी इसको कहते हैं अफवाहों से अमन को हाईजैक करने की कोशिश। अफवाह तो ये करने की कोशिश। नकवी साहब, अफवाह तो ये नहीं है कि बच्चों के हॉस्टल में मारा गया। अफवाह तो नहीं है। हम बिल्कुल, हम टॉयलेट में बच्चों को मारा गया, बच्चे की आंख फोड़ी गई, लाइब्रेरी में टीयर गैस, ये तो अफवाह नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पे खड़े होकर के बात कर रहे हैं और मजबूती से कॉन्स्टिट्यूशनल जो ड्यूटीज हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब भी पानी पी करके मोदी जी को गाली दे सकते हैं, लेकिन जो है पाकिस्तान में कोई क्या किसी अल्पसंख्यक मुझे क्या इतनी हिम्मत है क्या? इतनी हिम्मत है क्या कि वहां के राष्ट्रपति को, वहां के निजाम को बोल सके? ये है पाकिस्तान से मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है? आप क्या पाकिस्तान हमारे देश में कितना हमको क्या रखा गया सर? बच्चों को मारा गया, सही है गलत है बताइए ना सीखने की जरूरत। सर, जो बच्चों को मारा गया, माइनॉरिटी के मिनिस्टर हैं, सही है गलत है वो बताइए। मैं कहता हूं, नजमा अख्तर के बारे में आपने कहा कि वो डिसग्रेस है। बिल्कुल है, वाइस चांसलर है। सवाल मुकम्मल होने दीजिए। मैडम, आप भी जामिया के पढ़ी हुई है, मास कम्युनिकेशन की आपने। वाइस चांसलर को बगैर पूछे पुलिस घुस सकती है। वो आज एफआईआर रजिस्टर करा रही है, लेकिन आप भी बेवजह सवाल खड़े करके। वाइस चांसलर कुछ नहीं करेगी, इसलिए नहीं करेगी कि वाइस चांसलर को इंद्रीश कुमार के आशीर्वाद से बनाया गया है। वाइस चांसलर की को पूरा मालूम था, उसके बाद पुलिस इंस्टीट्यूशन पर सवाल खड़े करके बिल्कुल है, क्या उसको हकीकत है ये। क्या ये सबसे बड़ा डिसग्रेस नहीं है? हकीकत है, बच्चियों को मारा गया लिड़ा लगाकर। वो एफआईआर करा रही है, इससे ज्यादा वो क्या कर सकती है? एफआईआर होगा, और जब लॉयर का पुलिस का झगड़ा होगा, पुलिस धरना देगी कि हम सोशल मीडिया पर आप क्रांति करें, संसद में बोले, और जब लड़ाई की वक्त आए तो बच्चों को आगे कर दिया। कौन करे बच्चों को आगे? कोई भी नहीं करे बच्चों को आगे। जितनी क्रांतियां हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर बड़े बड़े नेता लड़ रहे हैं, और जब बच्चों की बारी आती है मैडम, आप मुझे उसमें शामिल मत करिए। मैं रोड पे भी करता हूँ, टीवी पे भी करता हूँ, पार्लियामेंट हर जगह करता हूँ मैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि जब बच्चों को मारा जा रहा है, ये कैपिटल ऑफ इंडिया में, हमारे बच्चों को जो ये कल जो मुल्क का मुस्तकबिल संभालेंगे,
उनके कपड़े खींचे जा रहे हैं, कपड़े फाड़े जा रहे हैं, बाल खींचे जा रहे हैं, एक बच्चे की आंख फोड़ दी गई, टॉयलेट में घुस के मारते हैं आप लोग। ये इनकी पुलिस है। और जब लॉयर से झगड़ा होता है तो पुलिस चूड़ियां पहन लेती है और पुलिस धरना देती है बेबसी के आलम में। आप कह रहे हैं कि वाइस चांसलर ने इसकी यकीनन इजाजत दी कि वाइस पुलिस घुसे और चांसलर अब वो ड्रामा कर रही है। वाइस चांसलर को हर बात मालूम है, उनको कोई मॉरल राइट नहीं है उस पद पर रहने का, उनको छोड़ना चाहिए। अगर उनमें जरा सी भी मोरालिटी बाकी है उनको छोड़ के जाना चाहिए जामिया मिल्लिया को। देखिए मैं एक वो भी आरएसएस की कठपुतली है। इंद्रीश कुमार आशीर्वाद दिए उनको, चार्ज लेकर जाकर इंद्रीश कुमार के पैर पड़ती हैं, आशीर्वाद लेती हैं, तस्वीर है अखबार में देख लीजिए क्या बताते हैं वो। छोड़ दिए चलिए वो गलत है, मगर एज ए वाइस चांसलर उनको तो सामने ठहरना चाहिए था ना। रीडिंग लाइब्रेरी में टीयर गैस, बच्चों के हॉस्टल में घुस के मारते हैं और माइनॉरिटी के मिनिस्टर हैं, अल्फाज से खेल रहे हैं यहां पर ठहर कर। बार बार एक बात कही जाती है, जैसे हिंदुस्तान की आजादी में पहली बार ऐसा हुआ कि पुलिस कैंपस में बगैर वाइस चांसलर की परमिशन के पहुंच गई। कितनी बार पुलिस जो है वो वाइस चांसलर की परमिशन के बगैर कैंपस में जाती है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, लखनऊ विश्वविद्यालय हो, हैदराबाद हो। सर टू रॉन्ग्स डोंट मेक नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं क्या हो सकता। मतलब पुलिस को जाना चाहिए। आपने इतना सर आपने इतना जोर दे के कहा। नहीं, मैं मजम्मत कर रहा हूं, मैं उसकी मजम्मत कर रहा हूं। पुलिस ने उन्हें पिटाई भी की है और जेल भी भेजा है। आप अगर नहीं गए तो आप खुशकिस्मत हैं। बच्चों को लाठी पड़नी चाहिए, उनके बुरखे खींचे जाने चाहिए, बिल्कुल नहीं, उनको मारा जाना चाहिए, हॉस्टल में घुसना चाहिए। नहीं, ना नकवी साहब एक बात बताइए, प्रधानमंत्री ने कल कहा कि जो लोग हिंसा कर रहे हैं उनके कपड़ों से मालूम होता है। अब आप बताइए, आपके कपड़े अच्छे मेरे कपड़े खराब है क्या? मुझे क्या लग रहा है, मुझे क्या लग रहा है, 5,40,000 जो बंगाली हिंदू आसाम में है रिपोर्ट करेंगे। चलिए करिए, मुसलमान भी 5 लाख कर दीजिए, बंगाली हिंदू को और बंगाली मुसलमान को रिपोर्ट कर दीजिए। आपकी परेशानी इस बात से नहीं, है। सुनिए मैं आपको बता रहा हूं मेरी परेशानी क्या है। हेमंत बिस्व शर्मा कहते हैं कि CAA के कानून के बाद जो 5,40,000 बंगाली हिंदू हैं उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। ये एक्ट कहता है सेक्शन 6 उनके ऊपर केस खत्म हो जाएगा फॉरेन ट्रिब्यूनल पे। किस पे केस चलेगा? मुसलमान पे चलेगा। इस CAA जो हिंदुस्तान के है ही नहीं कि कौन तो हिंदू है, बंगाली हिंदू हिंदुस्तान के के नहीं है उन पर चलेगा। मैडम, घुसपैठी और शरणार्थी में फर्क करना होगा। आसाम के NRC में 5,40,000 बंगाली हिंदू हैं और 5 लाख करीब बंगाली मुसलमान हैं। हेमंत बिस्व शर्मा कहते हैं कि सिर्फ उन 5,40,000 बंगाली हिंदूज को सिटीजनशिप मिलेगी CAB से और बंगाली मुसलमान को नहीं मिलेगी। ये वायलेशन नहीं है आर्टिकल 14 का। केस किस पर चलेगा? मुसलमान पर चलेगा फॉरेन ट्रिब्यूनल में। दूसरी बात, आपको इस एक्ट को NRC से देखना जरूरी है। अगर अंजना ओम कश्यप का नाम और मुख्तार अब्बास नकवी का नाम NRC में नहीं आया तो अंजना ओम कश्यप को दरवाजा मिलता है CAB का और मुख्तार अब्बास नकवी को दरवाजा मिलता है डिटेंशन कैंप का, डिपोर्टेशन का। यही तो फर्क है। ये CAB बनाकर NRC जब होगी और NRC में अगर 2 लोगों का नाम नहीं, मिसाल दे रहा हूं, आपका तो नाम आ जाएगा इंशाल्लाह, मगर अगर नाम नहीं आया तो फिर नकवी साहब तो परेशान हो जाएंगे। नकवी साहब को दिखाना पड़ेगा कि उनके दादा जान का सर्टिफिकेट कहां से लाएंगे। यही तो कर रही है सरकार। ये सवाल मैं उनसे पूछूंगी, लेकिन इसको जमीन बनाकर आप भारत में सभी मुसलमानों को क्यों डरा रहे हैं? क्या डरा रहे? आप डरा रहे हैं कि आपकी नागरिकता पर ये सरकार आपके खिलाफ है। मैडम, आधार में 8% फॉल्ट था। अगर NRC में 8% लोगों के नाम नहीं आएंगे, कहां रखेंगे आप? NRC, इस एक्ट को NRC से देखना बहुत जरूरी है आपको। अमित शाह ने कहा ना कि हम पहले CAB लाएंगे, उसको लॉ बनाएंगे, फिर NRC लाएंगे। मैं एक ही सवाल कर रहा हूं, क्या आसाम के NRC के 5,40,000 बंगाली हिंदूज को आप सिटीजनशिप देंगे? नहीं देंगे। अगर देंगे तो क्या CAB से नहीं देंगे? ये बार बार मैं इनसे पूछ रहा हूं। आसाम में NRC हो चुकी है, कंट्री में आसाम के NRC में जो 5,40,000 बंगाली हिंदू का नाम नहीं आया, आप डर रहे क्यों हैं? बोलिए ना। अच्छा आप बताइए। और 5 लाख मुसलमान है उनका। मुख्तार साहब, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं आपसे एक ही सवाल कर रहा हूं। आपने जो एक्ट बनाया है CAB, उसके जरिए से आपका मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा कहता है कि उन 5,40,000 बंगाली हिंदूज को सिटीजनशिप मिल जाएगी और जो 5 लाख मुसलमान हैं उनको नहीं मिलेगी। उनका केस फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में चलता रहेगा। क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? बताइए आप। बैरिस्टर हैं,
नहीं सर, मैं आप नहीं हूं, मैं कानून- कुछ नहीं हूं मैं- आपके मैं- सामने। मैं- आप सत्ता में हैं, आप बता दीजिए मैं एक सवाल का कानून के जवाब। जानकार मैं हैं। मोटा मोटा सवाल कर आप- रहा हूं, माफ करना सर, आप बिल को NRC अगर आप आंखें बंद कर रहे हैं तो मुझे कहना पड़ेगा कि जब बिल्ली दूध पीती है तो समझती दुनिया नहीं देख रही नहीं, है। देखिए, मैं आपको पूछ आंखें- रहा सर, एक्ट सेक्शन 6 क्या कहता है इस एक्ट का, कि जिस पर केस चल रहा है एबेट हो जाएगा, और जब एबेट होगा तो पूरे बंगाली हिंदू जो आसाम में केस खत्म हो जाएगा, उनको सिटीजनशिप देंगे आप पूरे कंट्री में। बाद में जब एनआरसी होगा उसमें, मैं तो मिसाल दे रहा हूं ना, अगर आपका नाम नहीं आया और किसी और का नाम नहीं आया तो आप तो फंस जाएंगे, आप तो सीए भी नहीं दिखा पाएंगे ना। नहीं, हमें सब हमारे अपने बाप दादा परदादा के हाँ, सबके, आपको बिल्कुल। आपको भी है, मुझे भी है। नहीं, नहीं, इसलिए जो है नहीं, नहीं, वो डरने की मैडम किसी का यहाँ हमें पर आपको देखिए, जरूरत नहीं है। मैडम ये जो है ना, ये अपर कास्ट मुसलमानों के पास शिजरा होता है जिनका इनके ताल्लुक है, आप और जो मुसलमानों को अपर कास्ट बताते हैं। मुसलमान नहीं हो तो उसका डॉक्यूमेंट ही नहीं है। मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो मुझे आप डिपोर्टेशन कर देंगे, डिटेंशन में डाल देंगे। देखिए मुझे क्या बताइए आप, यही तो हम कह रहे हैं ना कि इस गवर्नमेंट ने बड़ी चालाकी के साथ सीएबी लाया, अब पूरे देश में एनआरसी करेंगे। एनआरसी में मिसाल के तौर पर डॉक्यूमेंटेशन किसी के पास, मुसलमान के पास नहीं होगा और नॉन मुस्लिम के पास नहीं होगा, नॉन मुस्लिम कहा जाएगा बेटा सीएबी ले ले तू, और हम क्या करेंगे, फॉरेनर्स हमारे डालेंगे डिटेंशन सेंटर में। यही तो करने वाले हैं, यही तो खौफ है, और ये सही साबित होगा। इसका 10 मिनट से मैं सवाल कर रहा हूं, जवाब नहीं दे पाते। मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। क्या जवाब? बंगाली मैंने आपसे आसाम एक सवाल के किया, बंगाली हिंदू को देंगे NRC नहीं जो देंगे है, आप? NRC का आसाम के प्रोसेस बंगाली हिंदू को सिटीजनशिप देंगे नहीं देंगे आप? सर, आप पाकिस्तान के माइनॉरिटी के मिनिस्टर नहीं है, आप भारत के माइनॉरिटीज के मिनिस्टर हैं। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, बार बार आपसे पूछ रहा हूं, इसरार करता रहूंगा कि आसाम में एनआरसी पूरा हो चुका है, इसलिए फाइनल एनआरसी की लिस्ट वहां पर आई है, और उसके मुताबिक 5,40,000 बंगाली हिंदू को आप सिटीजनशिप देंगे नहीं देंगे, ये बता दीजिए। और या अगर देंगे तो फिर मुसलमान, बंगाली मुसलमान क्यों नहीं देंगे? जो जेन्युइन सिटीजन होगा उसको सिटीजनशिप मिलेगी। आप हिंदू मुसलमान को के अरे, ये तो है। इस चक्रव्यूह आप- में मत आप- देश को आप- बताइए। कानून बनाते हैं मजहब के नाम एक पर। सेकंड, कि इन 3 मुल्कों से हिंदुओं को, क्रिश्चियंस को, सिख्स को, जिनके खिलाफ धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है, उनको, उनकी तरफ भारत हाथ बढ़ा रहा है। मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं है, बल्कि मैं तो आपसे कहूंगा कि आप एयर इंडिया की जो डाइंग इंडस्ट्री है उससे 10-15 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान उतार के पूरे हिंदुओं को ला लीजिए, पूरे बांग्लादेश के हिंदुओं को ला लीजिए। चलिए, मैं चैलेंज कर रहा हूं, करिए ना, जिस तरह इजराइल ने फलाशा जूस के साथ किया था इथोपिया, करिए ना। हम आपसे क्या पूछ रहे हैं? आप मजहब के नाम पर इस तरह का कानून बनाकर, जिन्होंने हमारा संविधान बनाया, क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह को उनकी सोच, उनकी हिकमत, उनकी नॉलेज बाबा साहेब अंबेडकर, पंडित नेहरू, राजेंद्र प्रसाद से बढ़कर है, सरदार पटेल से बढ़कर है? जो वो काम उन्होंने नहीं किया वो आप काम करने जा रहे हैं। मुझे हरगिज इस बात की तकलीफ नहीं है जो यहां पर है। अच्छा, एक इनसे पूछिए कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को आईबी ने क्या कहा था, कितने लोगों को लॉन्ग टर्म वीजा दिया गया? 24,000 सिर्फ। और पार्लियामेंट नंबर बताइए, चलिए, कितने पाकिस्तान के हिंदू हैं, कितने बौद्ध हैं? अरे भाई, आप कौन सा कानून बनाने जा रहे हैं? आप तो मजहब के नाम पर इस मुल्क को चला रहे हैं। और मुझे अफसोस इस बात का है कि एक माइनॉरिटी मिनिस्टर है और वो यहां के माइनॉरिटीज की बात ही नहीं कर रहे हैं। इस कानून से माइनॉरिटीज से क्लियर कट डिस्क्रिमिनेशन होगा, यहाँ के माइनॉरिटी से। यहाँ फिर की वही माइनॉर- बात घूम कर आ जाती है। बिल्कुल होगा। आप डरा रहे हैं। बिल्कुल होगा। वैसी साहब को क्या परेशानी है इस क्यों? कानून से? क्या परेशानी है? मुझे परेशानी है कि रंजना ओम कश्यप का नाम एनआरसी में नहीं आया, मेरा नाम नहीं आया, आप तो बच जाएंगी। अब फिर आप वही अरे मैं ना, आपका आ रहा है ना मेरा आ रहा है। आप भी इसी मुल्क के हैं, मैं भी इसी मुल्क की हूं। आप समझ नहीं रहे। आप भी इसी मुल्क के, मैं भी इसी मुल्क की हूं। सीएबी और एनआरसी को आपको एक साथ देखना जरूरी है मैडम। गवर्नमेंट कह चुकी है, क्यों नहीं करना चाह रही गवर्नमेंट? पहले एनआरसी करना था मुल्क में, बाद में सीएबी करना था। आपका नाम तो है ना एनआरसी में, क्या? किसमें? एक नहीं, सेकंड, कैसे मालूम? मैडम देखिए, सेकंड। भारत के 120 करोड़ लोगों को ये सरकार लाइन में खड़ा करने वाली है और सबको फॉरेनर्स बनाएगी। और कई लॉ डॉक्यूमेंट्स बताओ। फिर डरा लॉ रहे हैं। डॉक्यूमेंट बिल्कुल होगा ये फिर देखना। डरा रहे हैं। अगर जिस दिन होगा आप आज आपका तक में आधार बुलाएंगे कार्ड है या मुझे। नहीं है? आप जिस दिन होगा आपका आज तक आधार में बुलाएंगे कार्ड- मुझे आप। मैं- सर, आपका आधार कार्ड है या नहीं? अंजना जी, किसका? आपका। आधार कार्ड सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। ठीक है, आपके पास अन्य दस्तावेज है ना? मैं तो ये मान कौन के सा चलती हूँ, आपके पास दस्तावेज सब होगा? अगर मेरे दादाजान का सर्टिफिकेट पूछेंगे, कहां से लाऊंगा मैं? कहां से लाऊंगा बताइए आप। मैं ये आप इस पर आप क्लैरिटी दीजिए, क्योंकि फिर यहीं से डर और अफवाह देखिए, फैलेगा। वैसे वैसी जी, आप जितना बोलते हैं उतना इनको फायदा होता है। सिटीजनशिप के लिए जितना आप बोलते हैं
उतना इनको नहीं, फायदा मगर होगा। आप तो कांग्रेस की तरह बोल रही हैं अभी। नहीं, आप तो भी कांग्रेस की आप जबान बोल जितना रही हैं। बोलते हैं, नहीं, बीजेपी नहीं, को फायदा होता है। इसका मतलब ये नहीं, है मैं कि एक आप राहुल गांधी को काबिल मानती हैं और मुझे उनसे ज्यादा काबिल मानती हैं नहीं, क्या? आपने तो सबका काम ही बंद कर दिया है। जिस तरह से आप विपक्ष की भूमिका इस वक्त देखिए, अदा कर रहे हैं देश में, आपका प्रतिद्वंदी भी, आपका विरोधी भी आपकी प्रशंसा कर रहा है कि आप जिस तरह से तर्क और दलीलों के साथ संसद में मैं सरकार एक ही की तो बातों का सवाल खिलाफ कर रहा हूं, करते हैं। जवाब ही नहीं दे पा रही वो हैं। कह रहे हैं एनआरसी अभी मैं फाइनल बता नहीं रहा है। हूं। क्या? ये है उनका जवाब। अरे ये देखिए, ऐसे मंत्री हैं कि आसाम में एनआरसी होगा इनको नहीं confusion मालूम। देखिए, ये जो 25 मार्च 1971 में इलेक्टोरल रोल में उसका होना चाहिए नाम, ये किसका है 1951 सर? में एनआरसी किसका होना है ये चाहिए। बताइए, पूछिए किसका है? एनआरसी की बात किन कर सा? रहा हूं। कौन सा एनआरसी? आसाम का है ना? असम का मैं बता अब रहा हूं। आप सुनिए देखिए, ना, आप अरे सुनिए भैया, मैडम, आप अब पूरी सीएबी बात क्या? तो सुनना सुनिए चाहिए। सर, अब सीएबी में आपने 31 दिसंबर 2014 क्यों रखा? आप सुनाते 31 ज्यादा हैं, सुनते दिसंबर कम हैं। 2014 क्यों रखा आपने? भाई- आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो है, आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो है कि हम 19 आसाम अकॉर्ड को मानते हैं, फिर आप 2014 क्यों रख रहे मैं हैं? सुन- देखिए, अभी इतनी देर के बाद ये अपनी गलती को माने हैं। ये आसाम के एनआरसी के डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके बावजूद भी मुख्तार अब्बास नकवी साहब 5,40,000 बंगाली हिंदू के नाम नहीं आए। आपने आ जाएंगे वो भी। एक हाँ आ जाएंगे? आ जाएंगे। ये अभी चल रहा है, आ जाएंगे अभी ना। खत्म नहीं सुनिए, हुआ। सुनिए, अभी सुनिए। खत्म नहीं सर, हुआ। मुझे एक बार बोलने दीजिए। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो आपने बनाया है, आपने कह दिया कि डॉक्यूमेंट्स की जरूरत ही नहीं है, किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, उसकी वजह से इसमें फायदा पहुंचेगा। अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे देश को तो अच्छा, आप बांट रहे हैं। आप ये बताइए। आप तो कानून नहीं पढ़ते, आप ये बताइए। एक्ट पढ़ नहीं पढ़ते। आप आप इतने तक की काबिल जरूरत आदमी है। हैं। मैं काबिल हूं, इसलिए आप बता ये रहा हूं, आपको बताइए, गलती बता रहा हूं आपकी। citizenship- मुख्तार साहब, प्लीज समझिए, आप इतने इग्नोरेंट मत बनिए। आप डरते होंगे, मैं आपको बता रहा हूं। नहीं, ना सर, डरने की सर, जरूरत है ना डराने की जरूरत है। आप डराना अरे, कम कर दीजिए अरे, देश के लोगों को। सर, मैं आप डरते होंगे मोदी से, अब मैं बता रहा हूं आपको सर। तो आप भी डरते हैं। नहीं सर, नहीं डरते, खुदा से डरते हैं सर, सिर्फ अल्लाह से डरते हैं सर। मोदी खुदा नहीं है सर, कोई डरने की चीज नहीं, इंसान है, आज है खुदा कल से सब चले डरते आएंगे। हैं, खुदा से सुनिए, सब डरते हैं। सर सुनिए, एक बात बताइए, ये आप जो पढ़ रहे हैं आसाम का है, आपने एक्ट पास किया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें आप कह रहे हैं कि कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। मैं यही तो आपसे कह रहा हूं कि आप आसाम में वो 5,40,000 बंगाली हिंदू को सिटीजनशिप देंगे और 5 लाख आसाम के बंगाली मुसलमान को नहीं देंगे। ये डिस्क्रिमिनेशन है। और जब पूरे मुल्क में एनआरसी होगा तो जितने मुसलमान का नाम नहीं आएगा, मुझे तो सीएबी से फायदा नहीं होगा। यही तो आप कर रहे हैं, ये जुल्म कर रहे हैं, नाइंसाफी कर रहे हैं आपकी सरकार। अच्छा, आप ये ठीक है, बताइए, अब इसका जवाब ओवैसी साहब, हिंदुस्तान का मुसलमान किसी पेड़ पर जो चुड़िया बैठी होती हैं वो है क्या कि कोई हिला देगा और उड़ करके वो भाग जाएगा किसी समुद्र में या किसी जगह पे? हिंदुस्तान का इतनी बड़ी तादाद में जो मुसलमान है, इस मुल्क के तरक्की में, इस मुल्क के निर्माण में, इस मुल्क के प्रोग्रेस में, इस मुल्क की आजादी में उतना ही योगदान है जितना किसी और का है। एक बात इसलिए बताइए, एक बात समझ एक लीजिए, बात बताइए, क्या बात मोदी सच जी नहीं ने है? जब बात कही कि मैडम, सबका साथ मैडम, सबका मुझे एक विकास, सवाल करने तो दीजिए इस इनसे, पुख्तई- इनसे एक सवाल करने पुख्ती दीजिए। अहद के साथ फखरुद्दीन है। अली अहमद कौन थे? पाकिस्तानी थे। तैमूरा महमूद पाकिस्तानी थे। फखरुद्दीन अली अहमद के फैमिली मेंबर्स का नाम आसाम के एनआरसी में नहीं आया। आसाम की चीफ मिनिस्टर तैमूरा की फैमिली का नाम नहीं आया। जो कारगिल की चोटियों पर जाकर मुल्क के लिए लड़ा, उसका नाम नहीं आया, क्योंकि मुसलमान थे वो। कई मंत्री आपकी देखिए, सरकार तो में कह हैं रहा हूं जिनका मैं। नाम नहीं आया, तो क्या प्रॉब्लम है? क्यों उनको डरा रहे हैं आप? क्यों बच्चों में ये भय पैदा कर रहे हैं मैं आपसे कि एक करोड़ चलिए, हिंदुस्तानियों को चलिए। लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा? पूरे 100 करोड़ हिंदुस्तानियों को लाइन में खड़े होकर डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, अपने आप को सिटीजनशिप दिखाना पड़ेगा। यही एनआरसी है जो आसाम में हुआ था। और आसाम में एक रूल बताता हूं आपको, ओरिजिनल इनहेबिटेंट, और अमित शाह ने अपनी स्पीच में कहा था, आप दोबारा प्ले करिए, कि जो मूल वासी उसको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। 1 करोड़ ओरिजिनल इनहेबिटेंट को आसाम में रूल्स के तहत रजिस्ट्रार ने विदाउट वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट नाम इंक्लूड किया। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो 5,40,000 बंगाली हिंदू का नाम नहीं आया, उनको अब डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। उन पर जो केस चल रहा है वो नहीं चलेगा, उनको ऑटोमेटिकली भारत की सिटीजनशिप मिल जाएगी। और जो मुसलमान का नाम नहीं आया, उसको लड़ते रहना पड़ेगा। जब पूरे मुल्क में एनआरसी होगा, उसके बाद तो यही होगा ना, नॉन मुस्लिम को तो एक जादू की छड़ी मिल गई सीएबी, और मुसलमान डिटेंशन सेंटर्स में रहेगा, मुझे बरसों खड़े रहना पड़ेगा। ये साजिश इनकी है। ये मुल्क में मुसलमानों को सेकंड क्लास नहीं बल्कि स्टेटलेस बनाना चाहते हैं। एथनिक क्लेंसिंग होगी इस मुल्क में। 370 पर भी आप ऐसे ही डराते क्या? हैं। 370 जब धारा हटाई मैं गई। मुसलमान का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया 370 में। मैंने कहा वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है।
आप 370 की बात कर रही है ना, चलिए मुझे कश्मीर जाने की इजाजत दीजिए, मुझे एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लेंगे। अभी बैठकर सुन रहा था खवाली को, मंत्री साहब की बड़े बड़े बातें करके, बागों में बहार है, फूल खिल रहे हैं, अगर मैं एयरपोर्ट पर उतरूं तो मुझे भिजा देंगे वापस। मैं आप ऐसी बातें वहां करेंगे नहीं, तो कौन आपको जाने देगा? बताता अरे हूं। मुझे ओवैसी हक है, साहब, क्या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं फैलता? मैडम फंडामेंटल राइट तो अब तो कश्मीर में लागू होगा ना, फंडामेंटल राइट तो कश्मीर में लागू होगा। आप भी चाहती हैं कि मैं जाकर मोदी की तारीफ करूं? क्या मैं मोदी के खिलाफ नहीं बोल सकता कश्मीर में? एयरपोर्ट से मुझे वापस कर देंगे। मैं आपको कह रहा हूं कि ये इनकी बड़ी साजिश है और इसी के तहत ये काम कर रहे हैं। ये इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जो काम हमारे आजादी के मुजाहिदीन ने नहीं किया, वो ये काम करना चाह रहे हैं। मुझे इस बात का गम इस बात का है कि मैंने जिना के पैगाम को ठुकराया, रिजेक्ट किया, और मैंने इस दिल्ली की जामा मस्जिद के पास मौलाना आजाद की उन तकरीर के जुमलों को सुना कि तुम हिजरत के मुकद्दस नाम पर फरार की जिंदगी मत गुजारो, और आप मुझे ट्रीट करते हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि ये कानून इस तरह बनाएंगे। मुझे गम इस बात का हरगिज कभी नहीं रहेगा कि पाकिस्तान से मुसलमान नहीं आएगा। मुझे गम तकलीफ इस बात की है कि मैं मुसलमान होना जुर्म है इस मुल्क में, कि आप कानून में नहीं डाल सकते। मत लीजिए किसी मुसलमान को, मगर आप बना रहे हैं कानून मजहब की बुनियाद पर। देखिए, नकवी जी को तो मुस्लिम होना गुनाह नहीं लगता। एक मिनट, मैं ओवैसी भाई, ओवैसी जी को ही क्यों लगता है? इसलिए कि मैं संविधान को जानता हूं, पढ़ता हूं और तकलीफ को महसूस करता हूं। इसलिए कि आसाम में जो फखरुद्दीन अली अहमद और तैमूरा के चीफ मिनिस्टर के खानदान का नाम नहीं आया, वो सिपाही जो कारगिल की चोटियों पर अपनी जान को कुर्बान कर रहा था, उसके फैमिली का नाम नहीं आया, इसलिए कि मुसलमान है। देश सेकुलर इसलिए है क्योंकि हमने संविधान को सेकुलर बनाया है। ये देश सेकुलर इसलिए नहीं है या है क्योंकि हिंदू चाहते हैं? नहीं है बिल्कुल, सर, संविधान सेकुलर है, तब सेकुलर है। सेकुलर पाकिस्तान में मेजॉरिटी चाहती तो इस्लामिक झंडा फहरा दिया। यहाँ के मेजॉरिटी पाकिस्तान में भारत का संविधान नहीं है। पाकिस्तान की आप हिंदुस्तान की तौहीन कर रहे हैं पाकिस्तान से मिलाकर। ये संविधान सेकुलर है, इसीलिए तो कर रहा कि आप संविधान को मिलाना पड़ेगा। मजहब के नाम पर मुल्क को बांट रहे हैं। जब बंटवारे की बात आएगी तो हमें मिलाना ही पड़ेगा पाकिस्तान और आप बंटवारे के इतिहास की सच्चाई को भूला नहीं जा सकता। दे रहे हैं तो क्या मौजूदा हालात में आपको लगता है कि इस देश के हिंदू सांप्रदायिक हो गए हैं? जब नकवी जी की बात पर आप सिर हिलाकर मना करते हैं, ये देश सेकुलर, क्या आप हिंदुओं पर यह आरोप लगा रहे हैं? ये देश सेकुलर इसलिए है क्योंकि संविधान सेकुलर है। किसी हिंदू मुसलमान की वजह से नहीं है सेकुलर। ये देश सेकुलर इसलिए कि संविधान जो हमने दिया, जो हमारे बुजुर्गों ने बनाया, वो सेकुलर संविधान बनाया। उसी संविधान को सर्वोपरि मानते हुए देश की सर्वोच्च अदालत जब राम मंदिर पर कोई फैसला देती है तो आप उसके भी खिलाफ खड़े हो जाते हैं। सर जवाब दूं? सुनेंगे आप? तभी पूछा है। हल्ला बोल में अगर आप एक प्रोग्राम कर लीजिए साबरीमाला के ऊपर, अमित किया है, शाह, अनेकों किया सुनिए, है। क्या और मैं आज भी मानती हूँ कि सबरीमाला में लड़कियों के जाने का अधिकार अब आप है। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बन जा रही है। गलत सुनिए बात जरा, है। सुनिए ना, ओवैसी जी देखिए, अपनी नहीं बात सुनिए वापस सुनिए लीजिए। सुनिए, ये मैं गलत बोलने है। जी, ये गलत है ओवैसी जी। साबरीमाला का जजमेंट सवाल पसंद ना आए तो- नहीं, मुझे आपके हर सवाल पसंद है, मुझे आप पसंद है। साबरीमाला का जब जजमेंट आया तो रिव्यू हुआ उसका, उस पर कोई गुस्सा नहीं आया किसी को? रिव्यू हुआ ना, अब रिव्यू का रिव्यू हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में, कोई किसी को गुस्सा नहीं आता। SC/ST एक्ट का जजमेंट आया, उसका रिव्यू हुआ, किसी को गुस्सा नहीं आया। रिव्यू इसलिए हमने किया क्योंकि वो प्रोविजन है, लॉ में है प्रोविजन, और हमने उसका रिव्यू किया। उसमें तकलीफ किस बात की है बताइए? तकलीफ किस बात की? अदालत को तो मानेंगे ना आप? अरे मैंने क्या कहा? जस्टिस JS वर्मा ने कहा था, ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। ये JS वर्मा ने कहा था, और JS वर्मा की तारीफ सुन लीजिए जो हिंदुत्व का जजमेंट लिखे। इनके पास एक मुसलमान MP जीतता नहीं है लोकसभा से, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। खुद तो लोकसभा के इलेक्शन नहीं लड़े, ना पार्टी लड़ाई, ना जीतते हैं, और आप बड़ी बड़ी मैं जीत के भी आया हूं। नहीं, अभी क्या हुआ? आपके वालिद साहब के साथ था मैं। सर 2014 में क्या हुआ? आप हार गए 2014 में, हार गया। 19 कोई में बात नहीं, हारना जीतना, मैं 5 चुनाव लड़ा, हारा जीता। आप सुन तो लीजिए ना, इतनी बेचैनी आपकी जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है मेरे पास। सर इतना पेट में दर्द क्यों होता है जब सच्चाई बोलते हैं? सुन लीजिए, आप मिनिस्टर हैं, इतना आप थोड़ा सुन लीजिए। आपके पास एक मुस्लिम MP नहीं लोकसभा का, और आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि कपड़े देखकर बोला जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि खबरस्तान, रमजान, शमशान, ये जबान किसने इस्तेमाल की? सर आप पावर में, मैं पावर में नहीं हूं। आप एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं? आप खुद बताइए ना।
ओवैसी जी, लेकिन आप भी लगता है कि आईने के प्रतिबिंब इनके बन गए हैं, आप मुस्लिमों के नेता बन के रह गए। ये सवाल मैं बार बार करती हूँ, आप बार बार मुझ मैं पर बार वापस बार आपको आक्रमण हमेशा करते हैं। बोलता रहूंगा कि लेकिन मैं मुझे मुसलमानों बताइए, का नेता नहीं बनना आप चाह रहा हूं, ना हूं मैं। हैदराबाद के सांसद हैं। हाँ। जब उस बेटी के साथ ऐसा विभत्स घटना घटी, तब हमने असदुद्दीन ओवैसी को इतना प्रखर क्यों नहीं देखा? उस दिन मैं लगातार आपके ट्विटर अकाउंट पर आपकी बाइट का इंतजार करती रही। आपने अनफॉर्चुनेटली आपने ये नहीं देखा कि मेरे वहां के एमएलए के कैंडिडेट रहमत बेग जाकर उस घर में बैठकर उस खानदान से, उनके वालिद और वालदा से मुलाकात की। हमें तो ओवैसी जी की और आवाज बुलंद लगती सुनिए, है। नहीं सुनिए, मैं तो आपकी आवाज का इंतजार था। और मैंने उसको खिलाफ बोला है, और मैंने ये भी कहा है कि एनकाउंटर को मैं नहीं मानता। और सुप्रीम कोर्ट के जज ने, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने कहा कि एनकाउंटर जो है वो रिवेंज है, जस्टिस नहीं है। उन्हें एक स्पीच में कहा। मैं हूं मैडम, ऐसा मत समझिए कि अगर आपके पास नहीं आया तो नहीं होगा। सर, एनकाउंटर पे आप तुरंत आ गए। उस लड़की, उसकी बिल्कुल, लड़ाई के लिए क्या बिल्कुल, असदुद्दीन ओवैसी कमिटेड मेरे है? पूरे पार्टी के लोग वहां पर गए, उनसे मुलाकात किए। और मैं किसी एक बच्ची की जिंदगी पे सियासत करना गलत समझता हूं। जितनी तकलीफ मुझे भी अल्लाह ने बेटियां दी हैं, मैं भी उस गम में शामिल हूं। मैं कैसे खामोश बैठ सकता हूं मैडम? कैसे खामोश बैठूंगा मैं? अब आखिरी सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आप बार बार कह रहे थे कि हमले होते हैं, देश संभलता है, फिर कुछ बड़ा सुना है, जनसंख्या कानून अगला कदम लाने वाले हैं आप, जिससे देश में एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। देखिए, पहली बात ये कि जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए कोई ऐसा तो है नहीं कि इस मुल्क में पहली बार कोशिशें हुई हैं। बहुत बार कोशिशें हुई हैं, लेकिन वो कोशिशें, हालांकि हम लोग उस टाइम अपोजिशन में थे, जब उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने परिवार नियोजन, हम दो हमारे दो, ये सारी चीज़ें की, उसके बाद एक नसबंदी लेके आके खड़े कर दी, तो उसको लेकर के एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न था। जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता ज़रूरी है, लोगों का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, समाज के सभी हिस्सों को इस बात का एहसास कराना ज़रूरी है कि जो जनसंख्या विस्फोट होता है वो मुल्क की तरक्की को नुकसान पहुंचाता है। ऐसा कानून लाने वाले लग रहा है। नहीं, कानून तो कुछ भी ला सकते हैं, कानून कुछ भी ला सकते हैं, मगर ये सवाल का ये जवाब नहीं देते कि इस मुल्क में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इस मुल्क की आबादी का 60% हिस्सा 40 साल से कम उम्र का है। आपने उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को बर्बाद कर दिया ना। वो 2030 तक लास्ट करेगा, किसी भी देश में नहीं है। आपने मुल्क के नौजवानों को क्या दिया? नौकरियां दी। अनएम्प्लॉयमेंट 6% हो चुका है मैडम। जीडीपी अब माइनस हो चुका है। स्टेट्स को शेयर नहीं मिलता कंपनसेशन का। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्शन में है। हर बर्बाद, सब जो चीजें करने की है ना वो नहीं करेंगे, मगर जिस पे उनको डाइवर्शन होना चाहिए, हेडलाइन मैनेजमेंट, दिमाग हटाओ बटाओ, वो काम करना चाहते हैं, उलझाए करिए। रखिए। सर, आपने कहा था ना कि आप 5 साल में 5 करोड़ माइनॉरिटी स्कॉलरशिप देंगे ना। बता रहा हूं मुकम्मल आज तक एनआरसी पर- होगा जब बुलाएंगे आप मुझे, जब बिल्कुल। लाइन में आप भी खड़ेंगे, हम भी खड़े, बुलाएंगे आप मुझे।